हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 12 मार्च 2024 और हम यहाँ पे इस डिस्कशन पे डेली बेसिस पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वहाँ से हम डिस्कस करते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल, जो कि है नेटो से संबंधित। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्वीडन हाल फिलहाल में 32nd मेंबर ऑफ नेटो बना है। 31st कौन था? फिनलैंड था। यानी कि अभी रिसेंट में जो 32nd मेंबर ऐड हुआ है वो एकदम लेटेस्ट 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 31st आपका फिनलैंड ऐड हुआ था वो 2023 में हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वीडन ने नेटो क्यों ज्वाइन करी। देखो, जैसे हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, यानी कि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया है। इसके डर से फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन करने का सोचा था, जहाँ पे पहले इन्होंने अप्लाई किया, फिर इनकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब क्या हुआ, इनके आने से, स्वीडन और फिनलैंड के आने से जो नॉर्डिक रीजन है ना पूरा, वो नेटो का पार्ट बन गया है। यहाँ मैप में देख लो, ये वाला जो रीजन है ना पूरा, ये पार्ट बन गया है नेटो का। सिग्निफिकेंस क्या है नेटो के एक्सपेंशन का? देखो, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा इन्हांस हो रही हैं, ठीक है, और बाल्टिक सी में जो इनका इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ रहा है। डिफेंस इंडस्ट्री का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हो रहे हैं नेटो के एक्सपेंशन से। एक बारी थोड़ा नेटो के बारे में जान लेते। वैसे तो आप सबने नेटो के बारे में अच्छा खासा जान रखा होगा, फिर भी एक बारी, ये ट्रांस अटलांटिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा। इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओरिजिनल पर्पस क्या था? जैसा ही ईयर आप सुनते हो 1949, आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये एरा जो था वो कोल्ड वॉर एरा था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऑब्वियसली बात है, जब कोल्ड वॉर एरा था तो जो भी अमेरिकन लेड कंट्रीज़ जो भी करेंगी वो सोवियत के अगेंस्ट करेंगी। तो सोवियत के एक्सपेंशन को डराने के लिए या उनके अगेंस्ट इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और यूरोप में नेशनलिस्ट मिलिटरिज्म का रिवाइवल होना, यानी कि आफ्टर 2 वर्ल्ड वॉर्स यूरोप में जो मिलिटरिज्म है ना, नेशनलिस्ट, वो काफ़ी कम हो गया था। तो इसको रिवाइव करने के लिए भी नेटो का संगठन बनाया गया था। यूरोपियन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, आपको भी पता है वर्ल्ड वॉर्स की वजह से ये जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग हो गई थी, तो वो एक सेम पेज पे लाने के लिए भी इसका संगठन हुआ था। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ क्या हैं नेटो की? आर्टिकल 5 नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ये कहता है, कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि अगर एक भी मेंबर कंट्री के अगेंस्ट अटैक हुआ तो ऐसा माना जाएगा जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं 32 की 32 सब पे अटैक हुआ है। तो सब पे अटैक होना, सब एक साथ क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। जो भी डिफेंस होगा सारी कंट्रीज़ का, सब एक साथ आ जाएंगे। दूसरा, आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नेटो की मेंबरशिप ओपन है यूरोपियन स्टेट्स के लिए। मतलब कोई भी दूसरा यूरोपियन स्टेट आ सकता है जो ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ा सके और नॉर्थ अटलांटिक एरिया को सिक्योरिटी भी दे सके। इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके एंड यूएस। 1949 से जैसे हमने देखा काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो ऐड हो गई हैं। तो ये पहले 12 थी, फिर 32 हुई है
और जो ये इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये 10 राउंड्स ऑफ इनलार्जमेंट में हुआ है, यानी कि नेटो के 10 राउंड्स हुए हैं इनको ऐड करने में, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो नेटो को ज्वाइन करना चाहती हैं? बॉस्निया, हर्जेगोविना, जॉर्जिया एंड यूक्रेन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मेंबर नहीं है यूक्रेन, याद रखना। यहाँ पे आप पहले मैप से समझ लेना अच्छे से कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट हैं, क्योंकि कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सेला टनल से रिलेटेड। सेला टनल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी कि विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को 2019 में स्टार्ट किया गया था और 5 साल के अंदर अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे कि आप जानते हो, अरुणाचल प्रदेश जो है एक हिली एरिया है, जहाँ का टेरेन जो है वो काफ़ी टफ है। तो इन चैलेंजेस से जूझते हुए भी ये प्रोजेक्ट 5 साल के भीतर भीतर तैयार हो गया है। इसको तैयार किसने किया है? BRO, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये जो टनल है ना, इसमें 2 तरीके के टनल इन्वॉल्व हैं। पहला टनल है सिंगल ट्यूब टनल और दूसरा जो है इमरजेंसी एस्केप रूट। यहाँ देखो मैप में, पहले जैसे ये गुवाहाटी था, गुवाहाटी से पहले ये रूट था, सेला लेक से होते होते फिर हम तवांग रीजन तक पहुंच पाते थे। अब जो सेला टनल है ना, ये कनेक्ट करेगा तेजपुर। तेजपुर है कहाँ पे? असम में। और यहाँ से होके फिर ये तवांग रीजन को कनेक्ट करेगा टनल नंबर 1 और टनल नंबर 2 से। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, ये मैप में देख लो, ये तेजपुर है और यहाँ पे तवांग रीजन है, यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, यानी कि ये इस टनल में जो भी रॉक्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे पता चल पाए कि वो रॉक की स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। बेनिफिट क्या है? देखो, बेनिफिट तो सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट रूट के लिए बहुत इजी हो गया है और फास्टर हो गया। प्लस स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट तो है ही है। आज जैसे चाइना ने काफ़ी प्रोटेस्ट शो किया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, यानी कि जो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग अक्रॉस सेला पास ऑन दी बलीपारा, चारीद्वार और तवांग रोड हमेशा कनेक्टिविटी रहेगी। इसीलिए जो ये सेला टनल है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाइलेन टनल बना है। समझ में आया? प्रिपेयर्डनेस, आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल गया है। जैसे पहले हमने देखा था सिर्फ एक ही रूट था, लेकिन अब ऑल्टरनेट रूट मिल गया है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वैसे ही जो है आपकी सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है आसपास की, वो इम्प्रूव होने लगती है। फॉर ट्रैवलिंग पर्पसेस, यानी कि लोग जो अब तवांग रीजन ट्रैवल करना चाहते हैं या लोकल्स जो हैं वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। एक बारी BRO के बारे में और देख लेते हैं। 1960 में इसको स्टैब्लिश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिससे इंडिया की बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा सके और जो रिमोट एरियाज़ हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जा सके। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका, लेकिन 2015 में पूरी तरह ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने लग गया। इसका मोटो क्या है? श्रमेण सर्वम साध्यम, यानी कि एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। तभी तो
इतने ज़्यादा टफ टेरेन में भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना लेते हैं इतने कम टाइम में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अ न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम। जैसे आप जानते हैं, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब क्रॉस करते हैं बाय रोड तो टोल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो टोल्स हैं धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है। जैसे आजकल जो चला था फास्टैग में क्या होता है कि आपकी गाड़ी में एक QR कोड रहेगा, उसमें पैसे होते हैं, वो अकाउंट से लिंक होता है और उसमें पैसे रहते हैं। जैसे ही आप इधर आओगे RFID यानी कि जो आपका इंफ्रारेड के थ्रू ये रीड कर लेगा QR कोड को, उससे पैसे कट जाएंगे और डायरेक्ट स्मूथ आपका जो है ट्रांजिट हो पाएगा। लेकिन अब एक और नया कलेक्शन सिस्टम आया है जो कि GPS के थ्रू काम करेगा। अभी वाला जो सिस्टम है ना, उसमें एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि मान लो अगर आप हाईवे पे चढ़ते हो, ठीक है, तो ये वाले टोल्स लगे रहते हैं। तो ये जो हाईवे है जहाँ तक जा रहा है उस पूरे हाईवे का आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन मान लो अगर आपको पूरा हाईवे ट्रैवल नहीं करना है, बीच में से ही एग्जिट मार जाना है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपने जितना ट्रैवल किया है सिर्फ उसी का चार्ज लगे। तो ये जो नया टोल कलेक्शन सिस्टम होगा ये सिर्फ उतना ही चार्ज करेगा जितना आप ट्रैवल करोगे इस वाले हाईवे पे, ठीक है। थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। ये जो सिस्टम है ये पूरा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा या फिर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, GPS का। इससे क्या होगा, आपकी लोकेशन जो है काफ़ी एक्यूरेट पता रहेगी और आपकी गाड़ी में एक ऑनबोर्ड यूनिट यानी कि एक ऐसी डिवाइस फिट रहेगी जो कि आपकी लोकेशन एग्जैक्टली बता पाएगी। और जो ये OBU है ना, ये किससे रहेगा कनेक्टेड, आपके इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यानी कि गगन से कनेक्टेड रहेगा। अब ये जो आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है, फिर ये एक सॉफ्टवेयर पे जाके इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होएगी। क्या है सॉफ्टवेयर का नाम, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो ये क्या करेगा, जितना भी आपने ट्रैवल किया है इस वाले हाईवे पे, ये उसी हिसाब से आपका जो टोल है उसको कैलकुलेट करेगा और आप तक मैसेज पहुंच जाएगा और पैसे भी कट जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट सिस्टम बनाया गया है जिससे एक तो आपका जो भी पैसा है वो भी बचे, प्लस बैरियर फ्री रहे। जगह जगह टोल बूथ्स लगाने से क्या होता है ना, आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कभी कभी फास्टैग भी काम नहीं करते तो लंबी लाइनें लगी रहती हैं। स्पीड स्लो होती है, तो स्पीड स्लो होती है या गाड़ी रुकती है फिर स्टार्ट होती है तो क्या होता है, फ्यूल कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक बार इधर इमेज देख लो तो काफ़ी इजी से समझ में आ जाएगा। जैसे हाईवे है, जैसे ही आपकी गाड़ी चढ़ी, और एक और बात बताना भूल गई, जो आपका OBU है ना, ये करीब करीब 10 मीटर तक आपकी जो लोकेशन है एग्जैक्ट ट्रेस कर पाएगा। यहाँ पे आप चढ़े, फिर ये इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा और सॉफ्टवेयर तक इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा और ये कैलकुलेट करके आप तक बता देगा कि कितना पैसा चार्ज हुआ है। अब एक सवाल है, क्या ये जो फास्टैग्स अभी चल रहे हैं इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा? नहीं, इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। जो ये नया सिस्टम है इसको और फास्टैग को साथ में ही चलाया जाएगा, क्योंकि कई बार अभी भी देखा है जब तक फास्टैग आए थे तो वो और पुराना सिस्टम जो था मैनुअल वाला वो साथ में चल रहे थे, क्योंकि कई बार ये फास्टैग ढंग से काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये नया वाला सिस्टम और फास्टैग सिस्टम साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 5th मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट से संबंधित। आपने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो सुना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में काफ़ी बड़ा कोरल सिस्टम है वहाँ पे। तो अब वो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पे काफ़ी बड़ी ब्लीचिंग हो रही है, यानी कि जो आपके कोरल्स हैं वो सफ़ेद पड़ रहे हैं। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल हीटिंग के कारण और एल नीनो
क्लाइमेट पैटर्न्स। एल नीनो हमने 2 दिन पहले ही काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो एरियल सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया है कि अक्रॉस 2/3 ऑफ द रीफ जो है वो ब्लीच हो रही है, और सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है सदर्न सेक्शन जो कि काफ़ी पुराना कोरल है, तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है। और ऐसा है ना, ये जो ब्लीचिंग का इवेंट है ये नया नहीं है, पहले भी देखा गया है। ये जो रीफ है ये इतनी बड़ी है कि जो आपकी इटली कंट्री है ना उससे भी काफ़ी बड़ी है। तो ये जो इवेंट है पहले 1998 में, 2002, 16, 17, 20, 22 एंड 24 में भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बारी देख लो कि ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का ये जो रीजन है ये वाला ही क्या है आपका ग्रेट बैरियर। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रिकॉग्नाइज किया गया था। अभी ब्लीचिंग के बारे में हम जानेंगे, इससे पहले थोड़ा सा कोरल्स के बारे में जान लेते हैं। ये मरीन इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं जिनकी स्पाइन नहीं होती है। ये लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर हैं प्लैनेट पे, और हर एक कोरल को क्या बोला जाता है, पॉलिप्स। तो जब पॉलिप्स जो होते हैं ना बहुत सारे इकट्ठे होने लगते हैं तो एक स्केलेटन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके ऊपर जो बहुत सारी लिविंग लाइफ्स हैं वो रहने लगती हैं, जैसे एल्गी भी रहने लगते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे कलरफुल एक कोई स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ, ठीक है। तो ये जो कोरल हैं इन्हीं एल्गीज को खाते हैं, ठीक है। और ये एल्गीज और कोरल जो है आपका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, यानी कि दोनों को फ़ायदा होता है इससे। तो अगर ब्लीचिंग होती है या टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो जाता है, इससे क्या होता है, ये जो आपके पॉलिप्स हैं या फिर कोरल्स बोल दो, इन एल्गीज को हटाने लगते हैं अपने से, और ये हटाने लगते हैं तो ये कलरफुलनेस जो है ना ये इन एल्गीज की ही होती है। इसके कारण जो आपका ये पूरा पॉलिप्स हैं ये वाइट पड़ने लगते हैं, ठीक है। और ये जो आपके एल्गी हैं इनको क्या कहा जाता है, ज़ूज़ैंथिलीज। समझ में आया? इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ग्रामदान से संबंधित। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मेंधा विलेज को एक ग्राम पंचायत बना दिया है। किस एक्ट के अंदर, महाराष्ट्र ग्रामदान एक्ट 1964। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब हमने लैंड रिफॉर्म्स की बात करी थी। लैंड रिफॉर्म्स में एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट था वो ये भी था ग्रामदान, यानी कि डोनेशन ऑफ लैंड। तो एक तरीके का ये सोशल मूवमेंट था जो कि 1952 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे वॉलेंटरी या अपने मन से लैंड को डोनेट कर दिया जाता था। किस पे, एक कोऑपरेटिव सिस्टम में, यानी कि एक ट्रस्ट बना दी जाती थी और जिसको भी अपना लैंड डोनेट करना है वो यहाँ पे डोनेट कर सकता था। ग्रामदान का क्या मतलब है, गिफ्ट ऑफ विलेज, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये एक्सपेंशन किसका है, भूदान मूवमेंट, जो कि गांधीयन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था 1951 में। एक बारी थोड़ा सा और जान लेते हैं ग्रामदान के बारे में। सबसे पहला विलेज जो ग्रामदान में हुआ था दान, कौन सा है, मनग्रोथ इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान अपना जब लैंड दान करता है तो वो एक ट्रस्ट को दान करता है, ठीक है। तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उठा सकता है, यानी कि वो पर्सन जो है वो इस लैंड पे काम कर सकता है, उसके बच्चे काम कर सकते हैं, या मान लो इस पे कोई फसल उगती है तो उसका भी बेनिफिट जो है, लाभ जो है, ये पर्सन और उसके बच्चे उठा सकते हैं। लेकिन ये जो लैंड है ये विलेज के बाहर बेच नहीं सकता है, और जो ग्रामदान का हिस्सा है इस पूरे विलेज में सिर्फ उसी को बेच सकता है। 2 कंडीशंस कौन सी हुई, पहली हुई कि विलेज के बाहर नहीं बेच सकते हो, प्लस जो ग्रामदान का हिस्सा नहीं है उसको नहीं बेच सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ग्रामदान हुआ। अब
एक और चीज़ जान लो कि भूदान और ग्रामदान में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। भूदान में क्या था ना कि अमीर वाले जो लैंड ओनर्स थे उनसे लैंड लेके जो लैंडलेस लेबर थी उनको दे दिया जाता था। लेकिन ग्रामदान में ऐसा नहीं होता है। ग्रामदान में जो लैंड है विलेज का उसको एक कॉमन ट्रस्ट के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा भूदान और ग्रामदान। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जीरो फूड चिल्ड्रन से रिलेटेड। इंडिया की काफ़ी ऊपर रैंक आई है, यानी कि बहुत ही बुरी बात है कि इसमें इंडिया की रैंक काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ ज़ीरो फूड चिल्ड्रन में? जो इन्फेंट्स या छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 6 महीने से 24 मंथ के होते हैं, उनको अगर 24 घंटे तक कोई भूखे रहे हैं, कोई मिल्क नहीं मिला है या फिर कुछ खाना नहीं मिला है उनको 24 घंटे तक, तो उनको हम क्या कहते हैं? ज़ीरो फूड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है with 19.3% आफ्टर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज गिनिया एंड माली। ये जो फिगर है ये लोअर है किससे? बांग्लादेश, पाकिस्तान, DR कोंगो, नाइजीरिया एंड इथियोपिया। मतलब इंडिया कितना ऊपर है इस चीज़ में, ये समझने वाली बात है। हाल फिलहाल तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि काफ़ी बायस्ड होती हैं ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि इतने सारे बच्चों को अभी भी 24 घंटे के भीतर खाना नहीं मिल पा रहा है, वो भी छोटे छोटे बच्चों को। तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।